Yes, good morning students. This is our lecture 7 of unit 2 solutions. अभी हमने इससे पीछे लेक्चर्स में क्या किया था, रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशंस किया था ना, वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्यूशंस। अब हम करेंगे रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर्स में किया था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में, और वोलेटाइल में दोनों कंपोनेंट हमारे लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के तो वेपर्स बनेंगे नहीं, तो वेपर प्रेशर कहाँ से एक्सर्ट होगा। क्लियर? अब हम क्या स्टडी करेंगे, रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, उसके मोल फ्रैक्शन और उसका प्रेशर इसमें प्योर फॉर्म, इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ऐसे हम इस रिलेशन का यूज करके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए की जगह पे यहाँ क्या है, सॉल्वेंट है, किसके इक्वल आएगा, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ उसी कंपोनेंट के, कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट। दूसरा ये क्या है, उसी का वेपर प्रेशर, लेकिन कौन सी फॉर्म में, प्योर में, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या की, सॉल्यूशन की बात करेंगे। जिस सॉल्यूशन में क्या डाला हुआ है हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके तो वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर सिर्फ और सिर्फ किसके बनेंगे, सॉल्वेंट के। तो हम केस को ऐसे लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के में जो वेपर प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से एक्सर्ट हुआ है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को रिलेट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये है ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसकी जगह पे ये सारा रख देते हैं, वो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, दैट इज x1, हमने मान लिया x1। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज P0। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, x1 के, और x1 क्या है, तो जितना भी सॉल्यूशन का प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से कि PS/P0 इक्वल्स टू x1, कर सकते हैं। क्या किया, बस रीअरेंज ही तो किया है। आ रही है बात समझ में, PS, और हमें देखो पता है x1 किसके इक्वल होता है, x1 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्टिंग, इसको ना थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 1 में से हम एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PS/P0 इक्वल्स टू 1 माइनस n1 बाई n1 प्लस n2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई में P0 इक्वल्स टू, इसको n1 माइनस n1 प्लस में n2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ पर n2 आएगा, ठीक है, और इधर आएगा n1 और डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो यहाँ से n1 से n1 कैंसिल, क्योंकि देखो यहाँ करोगे ना एलसीएम, ठीक है, n1 प्लस n2, और यहाँ माइनस की वजह से जो ये 1 है ना ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास
एलसीएम आएगा n1 प्लस n2, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस का साइन, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा बाद में, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल्स टू n2 बाई n1 प्लस में n2। पी नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, n2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, n1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो दोनों में से ज़्यादा किसका है, पी नॉट ऊपर लगा देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा अंडरस्टूड सही से रहेगा। पी नॉट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, तो हम इसको बोलते हैं, इस फैक्टर को पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट वाले फैक्टर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब क्या है इसका, कि हमने ना इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से रिलेट किया है, कि प्योर का कितना ज़्यादा है सॉल्यूशन से, दैट इज द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, और ये किसके इक्वल है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट n2 बाई n1 प्लस n2, ये इसके इक्वल है। आइए समझ में आपको, तो यहाँ से हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया है वो क्या आया है, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू n2 बाई n1 प्लस n2। अब ना हम यहाँ इन सभी टर्म्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है, कैसे अलग अलग से डिफाइन करते हैं। नॉट माइनस पी एस, ज़्यादा किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, कम किसका है, सॉल्यूशन का, तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या है, ये टर्म इसको क्या बोलेंगे, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इसको पी नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, n2 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। इट इज क्लियर। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या होगा कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इसके इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ना इसको कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू n2 बाई n1 प्लस n2। ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन की। तो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x2 यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट की। Clear all of you? Very good. अब हम ना दोनों को रिलेट करते हैं, हेनरी लॉ और किसको, हेनरी लॉ को और राउल्स लॉ, दोनों को देखते हैं दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इस कांस्टेंट को हटा दिया हमने, क्या लगा दिया, हेनरी कांस्टेंट। रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन और साथ में उसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। तो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस किसका है, कांस्टेंट का। अगर
KH हेनरी कांस्टेंट को हम प्योर वेपर प्रेशर से रिलेट करते हैं, इक्वल करते हैं, तो हेनरी लॉ और रोल्स लॉ क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो हेनरी लॉ रोल्स लॉ का क्या एक स्पेशल केस है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के अंदर जो प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। डिफरेंस क्या है दोनों में, और ये भी किसके लिए है, वोलेटाइल के लिए, ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है, वोलेटाइल के लिए। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ किसका है, कांस्टेंट का। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, हेनरी कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन है, PA0, ये इधर है और ये रोल्स लॉ के अंदर है। तो ये सिमिलरिटीज हो गई और साथ में क्या हो गई, डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर, ठीक है। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। सिमिलरिटी फर्स्ट क्या थी कि दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है, वोलेटाइल के लिए, और दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। Yes, this is a numerical related to the Raoult's law. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm of mercury and 415 mm of mercury. क्या दे रखा है, दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है। किसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाउ मच, 200 mm of mercury and vapor pressure of dichloromethane is 415 mm of mercury. Calculate the vapor pressure of the solution. Solution का मतलब हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। वो टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर इसका कंपोनेंट का और साथ में इसका आ जाएगा CH2Cl। अच्छा, अब ये बताओ ये पार्शियल प्रेशर है या प्योर फॉर्म का है, वेरी गुड, ये कौन सी फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, ठीक है। प्योर फॉर्म में बताओ जरा, प्योर फॉर्म में है, सिंपल में है, कौन सी फॉर्म में है, रीड करो पहले स्टेटमेंट को, फिर सोचो क्या ये प्योर फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में है। यस, रीड आउट द स्टेटमेंट, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड dichloromethane at 298 Kelvin are this one and this one। क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है। अगर हम इतनी अमाउंट में क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन को क्या कर दें, ऐड कर दें। समझ आई बात, यस, क्लियर है, हाँ जी। अब बताओ जरा, देखो ये दोनों का प्योर है क्योंकि वेपर प्रेशर इसका भी है और उसका भी है, तो ये हमारे पास प्योर क्लोरोफॉर्म का है, प्योर डाइक्लोरोमीथेन का है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, क्लोरोफॉर्म के लिए मोल फ्रैक्शन और इनटू में इसी का प्योर फॉर्म में क्या, वो तो आपके पास गिवन है ना, ये चीज़ गिवन है, ये हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन, क्लोरोफॉर्म के। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, किसके लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए। क्लोरोफॉर्म का गिवन मास कितना है, 25.5 ग्राम और इसका क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना है, कैलकुलेट करो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का प्लस करो और फिर क्लोरीन का प्लस करो और वहाँ से बताओ कितना आएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 119 ग्राम पर मोल। तो इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0.213 मोल्स, ठीक है। ऐसे ही हम किसके निकाल लेंगे मोल्स, CH2Cl2, ठीक है। गिवन मास कितना है
40 ग्राम। और इसके लिए आप निकालो क्या मोलर मास, किसका मोलर मास, CH2Cl2 का 85 ग्राम पर मोल। और यहाँ से सोल्व करके कितना आ जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट आपके पास आएगा 0.47 मोल। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। वैल्यू पुट कर दो, n क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की कितनी है 0.1, इधर 0.213 प्लस में 0.47, सबको ऐड करो और वैल्यू बताओ। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन बताओ किसके, CH2Cl2 के, सारी वैल्यू ऐड करो। ठीक है, और बताओ कितनी वैल्यू आएगी। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म के लिए निकालते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे, क्लोरोफॉर्म के लिए आएंगे 0.312 और इसके लिए आएंगे 0.688। अब क्या बचा, अब तो सारा ही निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब लगा दो, क्या निकालेंगे हम, अब निकालते हैं, चलो P यहाँ पे लिखा था ना हमने, यही कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इधर पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म के लिए मोल फ्रैक्शन कितने आए हैं 0.31 इंटू में कितना है प्योर फॉर्म में इसका पार्शियल प्रेशर देखो कितना है 200। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 62.4। कितना आएगा 62.4, किसमें है ये mm ऑफ मर्करी। ठीक है, कितना आ जाएगा 62.4 mm ऑफ मर्करी। नेक्स्ट मर्करी हटा देते हैं, mm के बस। ये तो हमने किसके निकाल लिए क्लोरोफॉर्म के, ऐसे हम किसके निकाल लेंगे डाइक्लोरोमीथेन के। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन में अच्छा जी एक्स क्लोरोफॉर्म की जगह पे उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.6888 इंटू में कितना दे रखा है 415, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 285.5 फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है टोटल, ये टोटल है ना, इसमें पुट कर दो और इसमें। तो फ्रॉम क्या करते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगी प्रेशर टोटल। पी क्लोरोफॉर्म की वैल्यू कितनी आई है 62.4 प्लस में डाइक्लोरोमीथेन की वैल्यू कितनी आई है 285.5, दोनों को ऐड कर दो और रिजल्ट आएगा आपके पास 347.9 mm। कितना है रिजल्ट 347.9 mm। ठीक है, इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, पहले हमने सारी स्टेटमेंट अच्छे से रीड की, जो जो डाटा गिवन है उसको राइट कर लिया, ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये निकालना है। निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें ये चीज़ रिक्वायर है, मोल निकाले, पहले मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन ऐसे निकलते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर। इट इज़ क्लियर। तो आप ये रॉल्स लॉ की, हेनरीज लॉ की प्रैक्टिस करना। ठीक है, कभी की कोई डाउट है तो हम उस डाउट के लिए डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना और अच्छे से इसको रीड आउट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।